हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फुल सिलेबस टेस्ट नीट पैटर्न के सॉल्यूशन के साथ। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पेपर पर। उससे पहले बस आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं बेटा, आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बेटा प्लीज मेहनत करिए, बहुत शानदार सा रिजल्ट लाके दिखाइए। इधर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उधर आप लोग मेहनत करिए ताकि बेटा बहुत शानदार सा रिजल्ट आ पाए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी नजरें बेटा एक बहुत अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। आप लोग बढ़िया मेहनत करें। आइए बेटा देखिए, बेटा ये पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है। जब लाइट जाती है तो क्रिटिकल एंगल जो है बेटा बी का क्रिटिकल एंगल बड़ा है। साइन थीटा सी होता है 1/μ। साइन थीटा सी होता है प्यारे बच्चों 1/μ। थीटा सी बेटा कब बड़ा होगा? जब म्यू छोटा होगा। तो म्यू भी जो है बेटा वो छोटा है, म्यू भी छोटा है। तो अगर बी और ए में पूछेंगे कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, ए और बी में अगर कंपेयर करना हो विच इज रेयरर एंड विच इज डेंसर, तो क्या बोलेंगे? जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका थीटा सी कम होगा, दैट इज ए इज डेंसर। ए इज डेंसर। आई होप ये समझ में आ पाया है कि जो ए है वो डेंसर होगा और जो बी है वो रेयरर होगा। और बेटा टीआईआर कब हो पाता है? जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है, जब रे बी से ए में आएगी, जब रे बी से ए में आएगी। कह रहे हैं बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लाइट कैन बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम बी टू ए, नो फ्रॉम ए टू बी। दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्रिटिकल एंगल फॉर टीआईआर, अगर ए बी इंटरफेस लेंगे तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो कह रहे हैं आई बी माइनस आई ए आएगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाहता हूं, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? अगर मान लीजिए जब रे आ रही है ए से बी में, ए से बी में, ठीक है, तो बेटा जो क्रिटिकल एंगल आएगा इस कंडीशन में मान लीजिए वो थीटा सी आएगा। तो साइन थीटा सी क्या होता है बेटा? 1/μ, वेयर म्यू इज म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर, दैट इज म्यू ए अपॉन म्यू बी। और इसको मैं क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों? इसको मैं कह सकता हूं 1/μ a अपॉन 1/μ b, दैट इज साइन थीटा सी फॉर ए, दैट इज साइन आई ए। आई ए को कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल है फॉर ए एयर बाउंड्री एंड फॉर बी एयर बाउंड्री इट इज आई बी क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया साइन आई ए अपॉन साइन आई बी। थीटा सी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए बी इंटरफेस के लिए साइन इनवर्स साइन आई ए अपॉन साइन आई बी, है ना। ये क्या बन जाएगा? साइन आई ए अपॉन साइन आई बी। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रब किया जाए, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्फीयर के अंदर एक स्क्वायर है जिसकी 4 वर्टिसेस पे 4 चार्जेस हैं, 6 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा गया है बच्चों ये बताइए कि ये जो 4 चार्जेस हैं जब ये स्फीयर के अंदर है तो स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होता है बेटा Qin by एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? 6 4 10 10 - 8 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻9। तो 1/एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 36 × 10⁻9 पाई। तो 36 1/एप्सिलॉन आएगा 36 पाई इंटू 10⁻9, 36 × 2 क्या हो जाएगा बेटा? 72। 1/एप्सिलॉन में आप ध्यान से देखिए 4 9 36 आ रहा है, पाई भी आ रहा है। तो 1/एप्सिलॉन को जब 36 पुट करेंगे 36 × 2 72 तो आएगा ही आएगा। जो नंबर आएगा वो 72 आएगा। और ये तो एक ही में है तो मैं पूरा आंसर निकालने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, हालांकि बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को कहा जा रहा है, कह रहे हैं एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 डिवीजन का देता है और हमने उसके पैरेलल में लगा दिया 20 ओम कीपिंग द सेम करंट। करंट वही का वही है ना। वैसे तो देखो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक बात बताऊं, ये करेक्शन किया गया था पेपर में।
इन जनरल होता क्या है बेटा, नीट वाले ना मान लेते हैं कि करंट वही का वही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक छोटा रेजिस्टर ही होता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है नापने के लिए फाइनली, मतलब गैल्वेनोमीटर अगर सीरीज में लगाया गया है तो करंट मेजर करने के लिए ही लगाया जा सकता है ना। मैं जानता हूं कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, पर गैल्वेनोमीटर को इंडिविजुअली भी हम मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि वो एमीटर बना रहे। तो बेटा उसका रेजिस्टेंस सर्किट के कंपैरिजन में कम है, तो उसके पैरेलल में कुछ और लगा भी दें तो बेटा लोड के कंपैरिजन में वो बहुत कम है, तो इसलिए आप मान सकते हैं कि करंट वही का वही रहेगा। ठीक है, अगर ये ना भी दिया जाए तो भी, है ना। तो बेटा अगर पहले 30 डिवीजन था अगर करंट, है ना, पहले कितना था 30 डिवीजन, और वही 30 डिवीजन रीडिंग आई थी, तो बेटा मान लो 1 डिवीजन कुछ के एम्पियर होता है, तो 20 डिवीजन क्या जाएगा 20 के एम्पियर। तो अभी जो करंट जा रहा होगा वो 20 के जा रहा होगा, इसमें कितना जा रहा होगा 20 के, और टोटल तो 30 के ही आ रहा है, पहले 30 डिवीजन आई थी रीडिंग, तो इसका मतलब इसमें कितना जा रहा होगा 10 के। बस I1 R1 इक्वल टू I2 R2 पैरेलल में है, तो 10 के इंटू 20 इज इक्वल टू 20 के इंटू 20, ओ यहां से सॉरी 20 के इंटू रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 क्योंकि पैरेलल में है, RG निकालना था, ये क्या बन जाए के गया 20 गया, RG आ गया 10, RG क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों 10। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल बात थी। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ेंगे आगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर बेटा मेरे को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 जहां मेरे को कहा गया है कि दो मैग्नेटिक मोमेंट है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के, और जिनकी एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, उनके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एक्सियल पोजीशन पे होती है 2 km/r³, इक्वेटोरियल पे होती है km/r³, एक्सियल पे होती है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल में होती है मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। आइए इसको यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों आइए बेटा ध्यान से देखते रहेंगे, खाली बेटा वीडियो देखना ही नहीं है लेट के, बेटा बैठे चेयर टेबल पे और ध्यान से देखें, है ना। तो प्यारे बच्चों ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इससे 1 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 2 km/r³। 2 k क्या होता है बेटा μ0/4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 km, m दे रखा है 1/r³, 1 क्यूब, तो बेटा ये आ गया 2 × 10⁻⁻⁷। दूसरा अगर इधर को है 1 मीटर पे ही एक और है जिसकी एक्सिस परपेंडिकुलर, तो इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, और कितनी आएगी बेटा इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी km/r³। मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे प्लस पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ जो फील्ड आएगी इसके कारण बेटा ज्यादा आएगी, +1 पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम, तो नेट में उधर को आएगी। एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में दोनों साइड यही होता है, यहाँ पे भी +1 पोल स्ट्रेंथ रखेंगे तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला रिपेल करेगा कम। तो फील्ड एक्सियल पोजीशन में भले वो इधर हो भले इधर हो, दोनों डायरेक्शन में दोनों साइड पे फील्ड का डायरेक्शन वही है, 2 km/r³ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में, है ना। आई होप ये समझ में आया। अच्छा, और परपेंडिकुलर पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, प्लस के कारण फील्ड इधर को आती है, नेगेटिव के कारण उसकी तरफ को आती है, रिजल्टेंट कुछ इधर को आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बेटा बन कितनी जाएगी 2 km/r³ और km/r³। अब बेटा खाली 2 ही तो हट गया, जहां 2 × 10⁻⁻⁷ है, यहाँ पे 10⁻⁷। तो बेटा क्या बन जाएगी √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2 और 1 का अंडर क्या आएगा बेटा √2² + 1² 5, 10⁻⁷ तो कॉमन आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं कायदे से एक बार, तो ये क्या आ जाएगा बेटा √5 × 10⁻⁷। काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मेरे को कहा गया 10% डिके से 55% डिके होने में क्या टाइम लगेगा। आइए ये भी कर लेते हैं। 10% डिके से 55% डिके होने का टाइम निकालना है। आइए खटाक से निकाला जाए। 10% डिके का मतलब 90% बचा है, 90% है, 90% से कितना होने का टाइम बेटा 55% डिके हो गया तो 45% बचा, तो 90% से 45% होने का टाइम पूछ रहे हैं, मतलब आधा होने का टाइम पूछ रहे हैं। आधा होने में बेटा क्या टाइम लगेगा, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या गिवन है 20 मिनट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 20 मिनट्स।
बेटा मैं फिर कह रहा हूं 10% डिके हो चुका था, 10% डिके हो गया तो 90% बचा, 55% डिके हो गया तो 45% बचा। तो बेटा अगर 90 से 45 होने में टाइम पूछ रहे, आधा होने का टाइम पूछ रहे, तो वो बेटा क्या आएगा, हाफ लाइफ। क्योंकि हाफ लाइफ जो होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है प्यारे बच्चों कि इनिशियली कितना है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बच्चों यहां पर कह रहे हैं कि ये ना ये मैग्नेट ने इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है लगातार। बेटा मैग्नेट इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है, आपसे ये नहीं कह रहे हैं ग्राफ बनाइए, आप खाली बताइए सही कौन सा है। तो आपको बस पता है क्या देखना था, बहुत ध्यान से, और बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, जो ग्राफ दे रखा है एक्चुअली अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो वो गलत दे रखा है, पर बेटा मेरे को बेस्ट रिप्रेजेंटेड भी पूछ रखा है। खाली आपको ये देखना डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, अगर आप ये देख पाएंगे तो आप बड़े आराम से आंसर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब बेटा ये 4 ऑप्शन दिए, आइए देखिए बेटा मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। मैंने इसका एक सॉल्यूशन बनाया है ना, जो गिवन सॉल्यूशन था दैट वाज नॉट दैट गुड। बेटा देखो ये मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई है, ये एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर बार मैग्नेट जा रही है, ठीक है बेटा, ये 2 फिगर है बेसिकली मेरे पास, है ना, ये एक बार मैग्नेट जा रही है। अब बेटा मैंने 2 कंडीशन लिए, एक बार मैग्नेट जब बिल्कुल बीचों बीच है, जब बार मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच है ना, तो बेटा जब मान लो 2 मीटर का सोलेनॉइड है, 100 सेंटीमीटर तक यहां तक सोलेनॉइड है यहां से, और 100 सेंटीमीटर तक यहां पर भी सोलेनॉइड है, और फील्ड लाइंस देखो आपको दिखा रखी हैं यहां से एंटर, मतलब लगातार सब में डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन सेम आएगा। शायद आप ये बात समझ सकते हैं, है ना, जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं। अब बेटा देखो मैं मान लो इस बार मैग्नेट को 10 सेंटीमीटर आगे करूं, तो इधर जो अभी मेरे पास 100 सेंटीमीटर था आगे, बार मैग्नेट से आगे वाला पोर्शन, अब वो क्या रह जाएगा बेटा 90, क्या रह जाएगा बेटा 90। अब बेटा जब वो रह जाएगा 90, है ना, और इधर क्या रह जाएगा बेटा 110, तो बेटा मैं कह सकता हूं 90 से 100 वाला पोर्शन कम हो गया और 100 से 110 वाला इधर आ गया। नहीं समझ में आया बेटा, पहले 0 से लेके 100 तक वाला पोर्शन था इधर, 0 से लेके 100 तक वाला पोर्शन था इधर, ये वाले केस में, है ना, जब वो मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच थी, है ना, तो बेटा जब मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच थी तो 0 से 100 वाला पोर्शन इधर भी था, है ना बच्चों, और 0 से 100 वाला पोर्शन इधर भी था, है ना। अब बेटा अब क्या किया है मैंने, जब 10 इधर खिसका दिए, इधर 0 से 90 है और इधर 0 से 110 है, तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इस कंडीशन में 90 से 100 वाला इधर गायब हो गया और उसके बदले में 100 से 110 वाला आ गया। बेटा 90 से 100 में तो फील्ड ज्यादा ही होगी, पास में फील्ड ज्यादा होती है और दूर कम होती है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ज्यादा फील्ड वाला रीजन था वो गायब हो गया, जो ज्यादा फ्लक्स वाला पोर्शन था उसको हटा के कम फ्लक्स वाला डाल दिया। दैट इज इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड, दैट इज इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड। बेटा 90 से 100 वाले पोर्शन में जो फ्लक्स जाना था वो ज्यादा जाना था और 100 से 110 में जो फ्लक्स जाएगा वो कम जाएगा, इसलिए इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड। और आई कैन से flux through the solenoid will be maximum when magnet is exactly at the middle, when magnet is exactly at the middle, है ना। आइए एक बार अंग्रेजी में पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सोलेनॉइड इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेट इज इन द मिडल, एज इट गोज फर्दर द फ्लक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड डिक्रीजेस फ्रॉम रीजन 90 to 100, यही समझाया था, 90 से 100 वाला गायब हो गया, एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 110, फ्रॉम 100 to 110, है ना, लेसर देन दी डिक्रीज, लेसर देन दी डिक्रीज, है ना बेटा, लेसर देन दी डिक्रीज, ये मेरे को कह रखा है यहाँ पे, है ना, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, लेसर देन दी डिक्रीज, है ना, जो डिक्रीज आ रहा है ना, वो आ रहा है ज्यादा और जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है कम। तो बेटा पहले दोनों तरफ बराबर था, इस तरफ बेटा क्या है घट गया, इस तरफ बेटा क्या हुआ घट गया, और इस तरफ बेटा क्या हुआ बढ़ गया, लेकिन बढ़ा उतना नहीं है जितना घटा है, इसलिए इन नेट आई कैन से द मैग्नेटिक फ्लक्स हैज डिक्रीज, और आई कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और आई कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेट इज एग्जैक्टली एट द मिडिल। तो बेटा अब सोच के देखो, अब आप मेरी बात, यहां जो मेरे को बेटा ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, ये जब बेटा जब ये अंदर आएगा, सोचो जब तक सेंटर तक पहुंच रही है मैग्नेट, तब तक क्या होगा बेटा, तब तक क्या होगा फ्लक्स बढ़ेगा, अपोज करने के लिए कोई एक डायरेक्शन है, और जब मिडिल से उधर को पहुंचेगा, जब मिडिल से उधर को पहुंचेगा तो बेटा अब क्या होगा घटेगा, पहले अगर एक डायरेक्शन है तो बाद में दूसरा डायरेक्शन है, तो आधे मोशन में ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब आधे मोशन में डायरेक्शन कहां चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। अभी एक कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ बनाना है, तो अभी बेटा आधे मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे यही हो गया, हाँ आधे मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, हाँ ये या ये।
अब बेटा सोच के देखो, जब साउथ पोल दूर जाएगा तो अगर फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ आ रहा है तो साउथ पोल के पास आने से फिर अपोजिट आना चाहिए। तो इसका मतलब आधे मोशन के बाद जब वापस से मैग्नेट इधर को स्टार्ट होगी, देन डायरेक्शन मस्ट रिवर्स, विच इज नॉट रिवर्सिंग इन ऑप्शन 4। तो इसका मतलब द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। बेटा अगर आपको कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप कोशिश करें 3-4 बार भी आप सुनिए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है विच आई एम नॉट मेकिंग इट दैट क्लियर, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप एक व्हाट्सएप कर दो मेरे को। कमेंट सेक्शन में पढ़ नहीं पाऊंगा वीडियोस में, है ना, तो आप एक व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पे 9823897285, सो दैट आई कैन आंसर यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा अगर आपको ऐसा लगे तो, है ना। इसके बाद बेटा ये देखो क्वेश्चन, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या है, माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी की रॉड के अबाउट। पूछ रहे कितनी रफ्तार से घूम रहा होगा अगर ये आर रेडियस में घूम रहा है। तो बेटा लैम्डा अगर चार्ज डेंसिटी की रॉड है तो आर डिस्टेंस पे फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। प्यारे बच्चों कितनी होती है, बोलेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत शानदार, है ना। ये फील्ड है, फील्ड इनटू चार्ज, ये आ गया फोर्स, और फोर्स को प्यारे बच्चों हम कर देंगे mv स्क्वायर ओवर आर। यहां से आर को गुस्से में आके काट दिया जाएगा, है ना, और यहां से रफ्तार को निकाल लिया जाएगा। रफ्तार कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आंसर आना चाहिए, शायद दो ही ऑप्शन में है, तो लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, दिस इज द आंसर, है ना, जो कि किस ऑप्शन में गिवन है आपको बच्चों, ये गिवन है आपको ऑप्शन 3 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ वाला बेटा क्वेश्चन जो है, ओ सॉरी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 4। तो R की वैल्यू बताएं। बेटा आप समझ सकते हैं ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। ये कितनी लंबी तार से जोड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको यहीं से जोड़ सकते थे। R R R पैरेलल में हो गए R/3 प्लस R, तो R/3 प्लस R क्या हो जाएगा, 4R/3। नहीं आया, फिर से देखते हैं, R/3 प्लस R, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4R/3। ठीक है, अब 4R/3 तो ये हो गया प्लस R, सॉरी 4R/3 हो गया R पैरेलल में। अब 4R/3 और ये क्या हो जाएगा, 4R/3 अपॉन 4/3 है, R है ना, तो हम क्या कहते हैं बेटा, R और R/n को R/n+1, तो 4R/3 ये चीज है ऊपर वाली, और नीचे 4R/3 अपॉन 4/3, तो बन क्या जाएगा 4R/3 अपॉन 4/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/3, 4R/7, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 4 ओम। तो R कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहां से 7। R कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों, 7। फिर से बोल रहा हूं, R/3 प्लस R 4R/3, 4R/3 और R का कैसे निकालेंगे, 4R/3, और ये हो गया 4R/3 अपॉन 4/3, दैट इज 4R/3 अपॉन 4/3 प्लस 1 7/3, 3 कट जाएगा, 4R/7, जिसकी वैल्यू 4 गिवन थी, R आया 7, R आया 7। बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा शाफ्ट पे ना ये हम चाहते हैं कॉलर, मतलब बेसिकली कोई चीज है जो स्लाइड कर सकती है। अब मैं चाहता हूँ कितने एक्सेलरेशन से मूव करूं ताकि ये आगे पीछे ना जाए, है ना। बेटा ऐसा क्वेश्चन कहीं पे हमने देखा है, हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है ना। पानी को लेके दौड़ते हैं तो ऐसी शेप बन जाती है लिक्विड सरफेस की, और tan थीटा a/g होता है। बेटा वहां पर भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की, मतलब सॉरी काइनेट, मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है फ्लूइड में, और यहाँ पर भी बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पे tan थीटा a/g आता है तो यहाँ पर भी tan थीटा बेटा क्या आएगा, a/g ही आएगा। tan 30 को a/g करेंगे और बड़े आराम से a निकाल लेंगे। पर आपको लगे नहीं हम शरीफ लोग हैं, तो बेटा शाफ्ट की रिस्पेक्ट में बैठे, अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो एक ma फोर्स लगाएंगे a से अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। शाफ्ट चल रही थी, शाफ्ट के ऊपर एक कॉलर है जो ऐसे से मूव कर सकता है, तो बेटा अब ma फोर्स इधर आएगा, mg इधर, और एक नॉर्मल आएगा, तो ma cos 30 बराबर mg sin 60, सॉरी mg cos 60, मतलब mg cos 60 इक्वल टू ma cos 30। आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। या आप ये भी कह सकते थे mg cos थीटा और mg sin थीटा से mg sin 60 बराबर ma cos 30। ठीक है बेटा, तो एक बन जाएगा ma cos 30 इक्वल टू mg cos 60। आप बड़े आराम से यहां से a निकाल लेंगे। पर बेटा ये बिल्कुल बकवास है बेटा। अच्छा मेथड क्या होगा, tan 30 इक्वल टू a/g बोले खटाक से, tan 30 इक्वल टू a/g बोलेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, और यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं बेटा, g tan 30 g/√3 हो जाएगा, आंसर खत्म, 10/√3, दैट इज ऑप्शन लेंगे।
इसमें पूछा है ये कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है, और है एंड है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉर में दोनों इनपुट सेम हो तो ये नॉट होता है, नैंड में दोनों इनपुट सेम हो तो भी नॉट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर और है तो a प्लस ए आता है आउटपुट। क्या आता है बेटा? a प्लस ए। अच्छा, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। और 1 प्लस 1 क्या बनता है बेटा बूलियन में? 1। तो a प्लस ए क्या बनेगा? a। अब है उसका नॉट, और का नॉट, तो a प्लस ए का बार क्या बन जाएगा? a बार, दैट इज नॉट। और अगर a इंटू ए की बात करूंगा तो वो क्या होता है बेटा? a। क्यों? क्योंकि बेटा a इंटू ए क्या बनेगा? सोच के देखो बेटा, 0 0 0 1 1, प्रोडक्ट फिर से 1। तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि अगर एंड है तो ए आउटपुट क्या आता है? ए बी। तो यहाँ पे दोनों इनपुट सेम है ए, तो क्या आएगा? ए ए। क्या आएगा बेटा? ए ए, है ना। तो ए ए का बार तो क्या बन जाएगा? ए बार। क्या बन जाएगा? ए बार, नॉट। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। ये वाले में क्या है बेटा? ये क्या है? और के आगे बना है नॉट। नॉट, ये क्या बन गया? नॉर गेट। और ये क्या है? ये क्या है? फिर नॉर गेट है ना, लेकिन इनपुट सेम है तो ये क्या है? ये भी नॉट है। तो नॉट के आगे नॉट कैंसिल, खाली और बच गया। खाली क्या बच गया बेटा? और। कैसे पता लगा? ये नॉट है और ये भी नॉट है, खाली और बच गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टू और गेट, करेक्ट आंसर विल बी 1। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये पहले के एफएसटीज में भी आ चुका है प्यारे बच्चों। बेटा ये अगर इस तरीके का लूप है तो यहां से फील्ड लाइंस जो आएंगी वो बाहर को आएंगी दुनिया में, है ना। और फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती तो यहां से किधर को जाएंगी प्यारे बच्चों? अंदर को जाएंगी। लेकिन कब तक? जब तक थीटा पाई से छोटा हो। क्योंकि अगर ये पाई से बड़ा हो गया, सपोज करो ये हो गया, है ना, ठीक है, अब ये पाई से बड़ा हो गया तो बेटा यहां से फील्ड लाइंस क्या आ जाएंगी? बाहर को। तो बेटा इनवर्ड कब तक रहेंगी? जब थीटा लेस देन पाई। जब ग्रेटर देन पाई हो तो बाहर को जाएंगी, है ना। अगर आपको ये भरोसे वाली बात ना लगे कि यहां से फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी तो आप इसके कारण निकालिए, इसके कारण अंदर को, इसके कारण बाहर को, है ना। आप टाइम पास करिए और आपको फाइनली यही दिखाई देगा बेटा। हमेशा जब भी आपको कैसा भी लूप मिले, कैसी भी शेप का मिले, तो आपको एक बात समझ लेनी है बहुत ध्यान से, यहां से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर को ही आने वाली है और यहां से फील्ड लाइंस हमेशा अंदर को ही जाने वाली है। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम पास होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। इसको पहले मिटो देते हैं, जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। ये बहुत शानदार तरीके से देखिए प्रदीप सर मिटो रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप खाली बैठे हुए देख रहे हैं। चलिए आइए बच्चों, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें डी डिस्टेंस पे है, एक प्लस क्यू चार्ज की रिंग है आर रेडियस की, एक माइनस क्यू चार्ज की रिंग है आर रेडियस की, सेम। मेरे से पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ द टू रिंग। मैं कह रहा हूं मान लो डी को 0 कर दे तो बेटा क्या होगा? एक रिंग यहां पे आ गई और दूसरी रिंग भी यहीं पे आ गई, है ना। मतलब साथ साथ। अब प्लस क्यू माइनस क्यू एक ही जगह पे हो गए तो 0 हो गया। प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें? डी को 0 पुट करके देखें। 0 आपको दिखाई दे रहा है किस किस ऑप्शन में? बी और मतलब सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। और डी को इनफाइनाइट कर देंगे तो बेटा क्या दिखाई देगा? अगर डी को इनफाइनाइट कर दें, एक यहां रखें और दूसरी बहुत दूर, तो इसके कारण इसके सेंटर पे पोटेंशियल नहीं होगा, इसके कारण, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो इसके कारण होगा इसके ऊपर के क्यू बाय आर और माइनस के क्यू बाय आर आएगा इसके सेंटर पे, इसके कारण, इस रिंग के कारण। रिंग के सेंटर पे तो के क्यू बाय आर होता है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज, हर एक चार्ज जो है वो आर के डी क्यू बाय आर का समेशन के क्यू बाय आर, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा 2 के क्यू बाय आर। डी इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो 2 के क्यू बार आएगा, जो किस ऑप्शन में गिवन है? फोर्थ में। जो किस में गिवन है? फोर्थ में, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर आपको लगे नहीं हमको तो डायरेक्टली करना है, तो ये अगर डी डिस्टेंस है बेटा, एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आता है ना वो पता है कितना आता है? अगर आर रेडियस है, आप सोच के देखिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये आर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हर एक पॉइंट चार्ज से उतना ही हो। तो के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया, है ना। तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके सेंटर पे बेटा पोटेंशियल क्या आएगा? इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा इसके कारण वो आएगा के क्यू बाय आर, और इसके कारण क्या आएगा? माइनस के क्यू, आई एम सॉरी, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। इसके कारण ये नेगेटिव वाले कारण तो नेगेटिव ही आएगा,
अब इसके कारण इसके सेंटर पे क्या आएगा, पहले तो इसके कारण ही लिख लो माइनस के क्यू बाय आर, और इसके कारण माइनस के क्यू सॉरी प्लस के क्यू, क्योंकि प्लस है, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों के सेंटर पे पोटेंशियल हो गया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k बाय आर है ना, माइनस 2k अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 2k का मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट वाला आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में बहुत आराम से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको मिटाया जाए। मैं फिर बोल दे रहा हूं बेटा, इसके सेंटर पे इसके कारण आएगा के क्यू बाय आर, इसके कारण आएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके सेंटर पे इसके कारण आएगा माइनस के क्यू बाय आर, और इसके कारण आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिफरेंस लेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़ा जाए आगे अगले क्वेश्चन पे, और ये आपको दिखा रहे हैं ऋण सफेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 2.2 वोल्ट की बैटरी कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं, क्या रेजिस्टेंस बॉक्स से यूज करें ताकि हमको 10 मीटर की जो पोटेंशियोमीटर वायर है 10 ओम की, 1 ओम पर मीटर है तो 10 ओम हो गई क्योंकि 10 मीटर है, हमको उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिक्वायर्ड इज 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर। 1 मीटर में इतना, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 मीटर में है ना, तो 10 मीटर में क्या आ जाएगा 22 मिलीवोल्ट। ये इतना मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसमें, तो 2.2 अपॉन आर प्लस 10 ये हो गया करंट, आई इंटू आर ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 22 मिलीवोल्ट, 22 इंटू 10 की पावर माइनस 3। किसी ने कहा सर 10 से इधर उधर मल्टीप्लाई करो, हमने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर 10 आ गया, इधर 2.2 का पॉइंट गायब हो गया, 22 गायब, ये कितना आ गया बेटा 10 की पावर माइनस 2, आर प्लस 10 आ गया बेटा आपके सामने 1000। ठीक है, अब क्या करना है बेटा 1000 लाइनें खींचनी और 10 हल्के हल्के काटेंगे, बाकी बची हुई गिन लेंगे, 990 आएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था बेटा क्वेश्चन। पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए था बेटा 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर, तो 10 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 22 मिलीवोल्ट इंटू 10, तो 22 मिलीवोल्ट चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन आर प्लस 10 ये हो गया करंट, I इंटू आर ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसको 22 मिलीवोल्ट के बराबर किया, बहुत ही आसानी से आपने आर निकाली, बहुत ही आसानी से आपने आर निकाल लिया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटाया जाए। इसमें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और एरिया वेक्टर 10j कैप। फ्लक्स पूछ रहे हैं, E डॉट A होता है E डॉट S, तो क्या हो जाएगा 10j कैप डॉट 4j कैप 40 आ जाएगा, I डॉट J 0 होता है, K डॉट J 0 होता है, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप डॉट B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बिकॉज I कैप डॉट I कैप इज 1, I cap dot j cap is 0, I cap dot k cap is 0, j cap dot j cap is 1, j cap dot k cap is 0, j cap dot I cap is 0। क्यों? क्योंकि बेटा I dot j 0 इसलिए होता है 1 into cos 90, A dot b is AB cos थीटा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या देगा 40। आखिरी क्वेश्चन जो भी बोर्ड पे लिखे उनमें से है ना, ये क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, R max बताना है। R max होता है जब स्पीड मैक्सिमम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो R इक्वल टू mv बाई क्यूबी रेडियस मैक्सिमम होगा। ठीक है, mv को लिख सकते हैं अंडर रूट 2mk बाई क्यूबी। अब बेटा रेडियस मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों क्या होती है hnu माइनस 5। क्या होती है बेटा hnu माइनस 5, ये मिनिमम कटौती होती है बाहर निकलने के लिए, है ना, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होगी तो ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी। अब चार्ज को आप E लिख दीजिए, और ये आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिख जा रहा है, ये बहुत शानदार तरीके से आपको दिख गया ऑप्शन 3 में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2k नॉट से बढ़ गई। मैं बेटा बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं hnu माइनस 5 ये होता है k मैक्स। बेटा बेसिकली जितना आपका एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा ना उतना ही k मैक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना बेटा। जो कटौती होनी है वो तो पर्टिकुलर होनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो बेटा
HNU अगर HNU यहाँ पे बड़ी एनर्जी यहाँ से यहाँ आने में, HNU पहले इंसिडेंट थी, अब 2HNU, तो HNU बड़ी तो 2k नॉट से बड़ी, तो HNU और बड़ी तो 2k नॉट से और बढ़ के क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 5k नॉट। HNU बढ़ने से 2k नॉट से बड़ी, अगला HNU बढ़ने से फिर कितने से बढ़ेगी 2k नॉट से। बहुत ही सिंपल था यार ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या आ गया बेटा 5k नॉट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। पहले भी एक क्वेश्चन में FST में इस तरीके का करा चुका, ठीक है। कह रहे पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है सॉलिड स्फीयर के लिए। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाना चाहता हूं बेटा, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सॉलिड स्फीयर लेकिन नेगेटिवली चार्ज है। मैं पहले पॉजिटिवली चार्ज के लिए समझाता हूं, नेगेटिव के लिए तो उतना ही नेगेटिव बना देंगे बेटा। ये सॉलिड स्फीयर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा वो तो इस तरीके की होती है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब या रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब बाहर तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, है ना। तो पोटेंशियल को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये मान लो पोटेंशियल है बाहर। अंदर क्या होगा बेटा, देखो बेसिकली होता क्या है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंफिनिटी से लाने में जो वर्क है ना बेटा वो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट के लिए। तो अब देखो मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जब यहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना वहां पे डीएक्स मूव करने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पे ज्यादा आएगा, है ना। यहां जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ज्यादा क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिफरेंस अब कम क्रिएट होगा, तो इस तरीके का ग्राफ आता है बेटा अंदर। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो जो डिफरेंस आएगा ना, ये ग्राफ इस तरीके का अंदर इसलिए आ रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि अंदर जो फील्ड है ना, जहां फील्ड होगी ज्यादा वहां पर डीएक्स मूव करने पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जहां फील्ड है कम, है ना, वहां पर डीएक्स मूव करने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम आएगा। वैसे अंदर जो ग्राफ बनता है वो के क्यू मतलब होता है के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और सबसे बाद में कौन सा आ रहा था, छोटा वाला जो वेरिएबल होता है। याद आ गया ना बेटा। सबसे पहले किसकी बात होगी, अगर किसी घर जाएंगे, किसका घर है, प्रदीप सर का घर है। उसके बाद भी कोई कहेगा किसका घर है, तो फिर बोलेंगे दलजीत मैडम का घर है, और तो फिर क्या नाम है, फिर सहजा मेहर की बारी आएगी। तो ये छोटे छोटे मतलब बाद में सबसे बाद में कौन सा आ रहा था, छोटा वाला। सबसे बाद में कौन सा आ रहा था, छोटा वाला। और बेटा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसमें आर स्क्वायर ग्राफ नेगेटिव है, आर स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो नीचे को खुलने वाला पैराबोला होगा, पर अंदर के लिए ऐसा होता है। तो बेटा बस ये इस तरीके का आएगा। अब लेकिन नेगेटिव है चार्ज, तो बेटा फिर किस तरीके का बन जाएगा, नेगेटिव होने के कारण नीचे चला जाएगा और फिर ऐसे, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। ये तो अपने को याद रहना चाहिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं आपको, एक बार जरा पहले साफ कर देते हैं। बहुत शानदार, आइए देखिए, ये देखो बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल बेटा इस तरीके का आएगा। देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना वहां पर डीएक्स मूव करने में वर्क कम लगेगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस वहां कम है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर डीएक्स मूव करने में, आप देखिए ध्यान से, जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आया। जितनी फील्ड बढ़ती जाएगी उतनी स्लोप बढ़ती जाएगी, उतना आपको वर्क बेसिकली ज्यादा करना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही तो इसका मतलब स्लोप कम हो रही। आप ऐसा भी कह सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई एक्स है। तो बेटा ई अगर कम है तो स्लोप कम है, तो स्लोप यहाँ पे कम होगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बातें है ना। मैं मैग्नीट्यूड से खाली रिलेट कर रहा हूँ, है ना। बढ़ना तो है क्योंकि इन्फिनिटी से लाने में वर्क करेंगे लगातार, इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क कम होगा, इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क ज्यादा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, है ना। 2 माइक्रो कूलाम है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड पटक रही है ए से बी में, ए से बी पे। तो कौन सा बेटा हायर पोटेंशियल पे होगा, पहली बात तो ए। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पटक रही है यहां से यहां पे, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, और पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इधर को है, बताओ पोटेंशियल जी यहां ज्यादा होगी यहां या यहां ज्यादा होगी, तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में। बड़ी सिंपल बात है ना। तो बेटा ए का पोटेंशियल ज्यादा है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए के बीच बी के बीच में, वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है वो डेल्टा वी होता है। बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है,
जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, बेटा मैं आया अभी 4 पराठे खा के 400 जूल एनर्जी लेके 100 जूल खर्च कर दी, पढ़ाने में 300 जूल बच गई। जो डिक्रीज आया वही तो वर्क किया। तो डेल्टा वी ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है 1 चार्ज की, तो 2 के लिए कितना डिफरेंस आएगा 2 डेल्टा वी। ये हो गया वर्क और वो 50 के रखा है। बस यहां से डेल्टा वी क्या आ जाएगा 25 माइक्रो जूल। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 माइक्रो जूल। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है ना। यहाँ पे इंडक्टर है जो 100 मिली हेनरी है, तो 0.1 हेनरी कह देता हूं, और ये 10 पिको फेरेड है, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -11 फेरेड। अब बेटा सोच के देखो, कह रहे कौन सा बल्ब तेज जलेगा। अरे भाई ये तो बेटा बड़ा सिंपल है, ये बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर क्या कर रहे हैं, इंपीडेंस बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण करंट कम, जिसके कारण ब्राइटनेस कम, जिसके कारण बल्ब हल्के ग्लो करेगा, जिसके कारण बल्ब हल्के ग्लो करेगा। अब सोचो एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है, एक्सएल ओमेगा एल हो गया, इंटू 50 करेंगे तो 0.1 इंटू 50 क्या हो जाएगा 5, और एक्सी क्या आएगा बेटा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी क्या है 1/10 की पावर -11 इंटू 50। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये बन रहा है 2 इंटू 10 की पावर 9। ये बहुत ही बड़ा है, एक्सी बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये एक्सी बड़ा है, इस ब्रांच का इंपीडेंस ज्यादा है, करंट कम आएगा, ये वाला बल्ब हल्के ग्लो करेगा। कौन सा तेज ग्लो करेगा, ए, क्योंकि उसके सीरीज में जो इंडक्टर लगा है उसका जो इंपीडेंस है वो कम है, उसका जो रिएक्टेंस है कम है, पर इसके जो सीरीज में है इंपीडेंस टोटल इस ब्रांच का ज्यादा हो गया, करंट कम हो गया, एंड हेंस की हल्के। बेटा 1/ओमेगा सी बेटा मतलब यहां तो बेटा आंखें बंद करके पता लग रहा है 2 इंटू 10 की पावर 9 5 से बहुत बड़ा, एक्सएल की वैल्यू 5 है ना। तो बेटा इंपीडेंस कम तो करंट ज्यादा। आई होप मैं आपको समझा पाया। सामने हूं बेटा वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा कह रखा है जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन 1 mm है ना, और 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट बतानी है। आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत मैंने देखिए वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ कर दिया आपके सामने है ना। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि मजाक है, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये बहुत खूबसूरत वर्नियर कैलिपर्स है ना। यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट का बेटा मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। ये मैंने सबसे कम मेजर करके देख रहे, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का, मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको। ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये कितना मेजर कर रहा है बेटा। ये है मेन स्केल डिवीजन पीला वाला, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना होगा बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप समझ पा रहे हैं। सोचो अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड करवाता तो बेटा मेरे को और कितना खिसकाना पड़ेगा, ये फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन, ये फिर से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब ये इससे कोइंसाइड करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन और खिसक जाएगा, दैट इज उसकी रीडिंग आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन -ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये बंद वाला वर्नियर कैलिपर्स है, ये पूरा भी बंद है, ठीक है, ये भी बंद है, इसका मुंह बिल्कुल बंद है, अभी ये 0 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल, जब ये इससे कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वर्नियर स्केल कितना खिसका होगा, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन -ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी बेटा मैं लीस्ट काउंट की बात करना चाह रहा हूं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो बेटा मिनिमम मेजर करने का मतलब है जब पहला वाला कोइंसाइड कर गया, बहुत ही मिनिमम सा खोला है, बहुत छोटा सा मुंह खोला है, और ये कितना होगा 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ओके। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये हो गया 8 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या देगा 8/10 mm, दैट इज 0.8 mm। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.2 mm, है ना। तो बेटा ये आ गई आपके पास लीस्ट काउंट, ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों, लीस्ट काउंट आ गई है 0.2 mm। सेंटीमीटर में बतानी तो अपॉन 10 कर लेंगे, है ना, तो 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 ये मेरे को कह रहा है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब टाइम पीरियड 24 आवर्स, जो अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है,
और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता है डायरेक्शन भी, क्योंकि अगर डायरेक्शन अलग हुआ, भले सेम 24 आवर्स हुआ, तो वो अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रहेगी, है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बराबर होता है, जस्ट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कह रहे हैं अगर उसका डिस्टेंस डबल कर दें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आई होप ये सबको मालूम रहता है हमेशा। तो यहां से कहते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। तो अगर 2 टाइम्स कर दिया आर को, तो बेटा 2 की पावर 3/2 2√2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड, तो 48√2 आवर्स। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, बेटा टॉर्क P क्रॉस E, बेटा इधर को आता है टॉर्क, है ना। तो टॉर्क जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसे आएगा, ये टॉर्क आ गई, ठीक है। और इसके बाद बेटा मेरे से कहा है ये आ गया टॉर्क, ये पहली चीज हो गई। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, टॉर्क, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क आ गया, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब बेटा फोर्स 0 होना जरूरी नहीं है। मैंने जो फील्ड लाइंस बनाई है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, बराबर डिस्टेंस पे पैरेलल सी दिख रही है। बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा फोर्स तो QE1 इस पे इधर को आएगा, इस पे QE2 इधर को आएगा। तो ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह अलग अलग होती है फील्ड, हो सकता है यहाँ सेम होती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन क्या क्या हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है और टॉर्क तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर 30 डिग्री एंगल है तो टॉर्क तो कोई मतलब ही नहीं है, टॉर्क तो होना ही होना है। तो बेटा टॉर्क तो पक्का है होगा, और फोर्स बेटा नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा फोर्स भी हो सकता है, यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स 0 होता है। तो अब यहाँ पर बेटा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इट विल एक्सपीरियंस a torque as well as a translatory force, a torque only। बेटा मतलब विल एक्सपीरियंस, तो विल एक्सपीरियंस में मैं फोर्स पक्का नहीं कह सकता हूं, हालांकि क्योंकि मान लो बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों जगह बराबर है, तो 0 भी हो सकता है। तो मे एक्सपीरियंस अ फोर्स बट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस अ टॉर्क। पर अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो तो बेस्ट ऑप्शन तो फिर मेरे को यही मिलेगा, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांसलेटरी फोर्स ओनली इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दी फील्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता, फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स आएगा। ट्रांसलेटरी फोर्स ओनली इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, टॉर्क नहीं होगा ओनली, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉर्क तो होना ही होना है, टॉर्क पक्का है, फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसा ऑप्शन कोई और था नहीं जिसमें टॉर्क है और साथ में फोर्स है, ये मे वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर मेरे को यही टिक करना होगा, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर से पर सेकंड से ये दौड़ रही हैं, दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसमें करंट बताना है और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये दो EMF बन जाएंगे E और रेजिस्टेंस है 2, है ना, E और रेजिस्टेंस है 2, और ER पैरेलल में बेटा क्या बन जाते हैं, E और R/2, ये 90। तो क्या बन जाएगा, ER का E और R/2, E और R/2 क्या हो जाएगा 1 और ये 90। करंट बताना था इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। EMF क्या आएगा, BLV, B1 है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²। वेलोसिटी क्या 5 लेंथ है 4 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, ये वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 10⁻⁻4। तो ये क्या बन जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, 2 मिली वोल्ट। तो ये 2 मिली वोल्ट है, तो 2/20 मिली एम्पियर। ये क्या हो जाएगा बेटा 0.1 मिली एम्पियर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0.1 मिली एम्पियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों मेरे को कह रहा है, कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 6, ठीक है। कह रहे हैं मेरे को 3 टाइम्स चाहिए हाइट ऑफ इमेज। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको याद है, मैंने आपको बता रखी ये बात, f/x1 से कर लिया करिए। x1 होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, है ना। तो बेटा अगर 3 टाइम्स चाहिए तो ये f/3 चाहिए होगा, तभी तो 3 टाइम्स मिलेगा। अब या तो f/3 2 इधर हो जाएगा या 2 इधर, है ना। तो या तो 6 + 2 8 हो जाएगा डिस्टेंस, या 6 - 2 4 हो जाएगा। अब बेटा डिस्टेंस पूछा तो नेगेटिव तो टिक करना हद बेवकूफी है। हद बेवकूफी वो होगी बेटा अगर कोई -4 टिक करे, है ना। समझदारी होगी बेटा प्लस तो देखे कम से कम, है ना। अब बेटा 8 ही आंसर होगा, 6 + 2 8, है ना। और अगर आपको ऐसा अच्छा ना लगे तो आप मैग्निफिकेशन को 3 फॉर्मूले होते हैं, -v/u, f - v/f
f अपॉन f माइनस यू। तो बेटा यहां पे f पता है, u निकालना, तो u ये यूज करेंगे। अब बेटा 3 टाइम्स है, तो बेटा ये किसी ने नहीं कहा इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो प्लस माइनस 3 मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकता है। f है 6। अब बेटा f और u सब नेगेटिव हो गए, है ना, f भी नेगेटिव हो गया और u भी नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा। u तो इधर को है और फोकल लेंथ भी इधर को है, तो अब कहीं पर भी नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप प्लस लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस लेके, एक बार आंसर आपको मिल जाएगा 4 और एक बार आपको मिल जाएगा 8, है ना। मैं तो बस बेटा बहुत सिंपल बात आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझें, इससे मक्खन बात कुछ नहीं होगी। f बाई x1, तो x1 को क्या लिखूं बेटा, मैं f बाई 3 लिखूंगा, तभी 3 आएगा, है ना। अगर इधर होगा ऑब्जेक्ट तो 3 टाइम्स इधर बनेगी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, और अगर इधर होगा तो 3 टाइम्स इधर बनेगी कहीं, है ना, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन ये है बेटा, एक स्फीयर है B, एक स्फीयर है C और एक स्फीयर है A। बेटा B पे जो चार्ज है वो Q है, C पे जो चार्ज है वो Q है, A पे जो बेटा चार्ज है वो 0 है, A न्यूट्रल है, A पे 0 चार्ज है ना बेटा। अब बेटा मेरे को कहा गया है, हमने क्या किया, A और B को टच किया, सब बराबर रेडियस के, तो बेटा क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 Q/2। फिर हमने क्या किया, A को उठा के C से टच किया, ये दिखा रखा है। अब क्या हो जाएगा, Q और Q/2, टोटल कितना हो गया 3Q/2, फिर से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4। और ये कितना है बेटा, B पे तो Q/2 हो ही चुका था, अब पूछ रहे B और C में अब फोर्स कितना हो जाएगा। पहले B और C में फोर्स F था, अब कितना हो गया, पहले और B और C में जो फोर्स था दैट वाज 1/4πε0 Q/r²। अब कितना हो गया बेटा, अब B और C में जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2 इंटू 3Q/4, Q/1/4πε0 Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन r²। तो 3/4 इंटू 1/2 एक्स्ट्रा आ गया, 3/8f हो गया। अगर पहले f था, नाउ इट विल बी 3/8f। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्यारे बच्चों यहां का है 26 में एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है विच इज सेट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सेट किया है। हम ट्यूब लेंथ कम कर रहे हैं बेटा। इन जनरल वैसे जो ट्यूब लेंथ वर्ड है वो यूज हम करते हैं किसके लिए, जब हमको निकालना होता है, जब हमको माइक्रोस्कोप यूज करना होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो बेटा दोनों के फोकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, अंदर वाले फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं, है ना। नहीं तो बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसको अगर कम कर दें, बेटा देखो अभी तो वो बन रही है फोकस पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जो पहली इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे, ताकि दूसरी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। आंख पे बेटा जो रेज आएंगी वो नॉर्मल आएंगी, क्यों, जो फोकस से रेज आती है बेटा वो कैसी आती है, नॉर्मल आती है। यहां पर अगर आंख होगी तो उसके नॉर्मल आएंगी रेज, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर इसका डिस्टेंस कम करेंगे तो आप कह लो आईपीस को पास लेंगे, तो बेटा पोल से फोकस में ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज कैसी बनेगी, डेफिनेटली वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, विच वाज क्वेश्चन नंबर 26 एंड हेंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अ वर्चुअल इमेज ऑफ एस विल बी फॉर्म्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। जो पहले इन्फिनिटी पे बन रही थी वो फाइनाइट पे आ जाएगी और वर्चुअल इमेज होगी, रियल नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अगर ये कहते हैं इसके बाद ट्यूब लेंथ बढ़ा दें, है ना, इसको दूर कर दें, तो बेटा ऑब्जेक्ट जो होता फोकस से बियॉन्ड हो जाता, तो रियल इमेज बन जाती। तो क्या बन जाती प्यारे बच्चों, रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है फिजिक्स की दुनिया में, पता नहीं क्यों है ये। इसमें लोग मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी माइनस f हो गई। अरे भाई क्यों माइनस f हो गई, इसकी भी f है और इसकी भी f है ना, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत ध्यान से देखिए। तो लोगों के मन में आ जाता है कि फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो मतलब जो ये बन जाएगा ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बच्चों, इसको मैं बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। आइए देखते हैं बेटा, जो पैरेलल रे आएगी सोच के देखिए बेटा। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी पता क्या होती है बेटा, मतलब कोई भी लेंस की सारी की सारी रेस कहां जाएंगी, पैरेलल रेस फोकस पे। तो यहां डेविएशन ज्यादा आता है, यहां कम आता है। जितनी हाइट ज्यादा आप देखो उतना डेविएशन ज्यादा, यहां पे डेविएशन कम। यहां से जो रे आएगी वो यहां पे पहुंचेगी, डेविएशन और कम। तो डेविएशन कब ज्यादा, जितनी हाइट ज्यादा। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो इसकी यहां पे थी वाले लेंस की और इसकी यहां पे। तो बेटा ये तो अब ये तो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो सीधी जाती है। तो बेटा ये एफ पे पहुंचाना चाहेगा, मान लो ये फोकल लेंथ है इसकी एफ, और जो यहां से रे आएगी ये यहां से तो पैरेलल निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, और ये वाला पॉइंट फिर एफ पे पहुंचाना चाहेगा।
बेटा कहाँ मीट करेंगे, f/2। आप देखिए f का f/2 वैसा ही निकल के आ रहा है, और ये h पे है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इसके, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से भी h पे, तो जितना ये डेविएट करेगा नीचे को, उतना ही ये डेविएट कर देगा वापस ऊपर को, तो सीधी निकल जाएगी, मतलब जो यहां से रहेगी वो सीधी आ जाएगी, है ना। तो बेटा बस मैं कह रहा हूं सारी रेस कहां पे मिलेंगी प्यारे बच्चों, f/2 पे। फॉर्मूले से भी आप ये देख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f प्लस 1/f, दैट इज जो पावर हो जाएगी प्यारे बच्चों p इक्विवेलेंट, वो क्या आ जाएगा p प्लस p, दैट इज 2p। क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2p। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं, काफी सिंपल था प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन है, ऐसा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है कॉनकेव पे, मतलब रेज इस तरीके की आ रही है, तो रेज टकराने के बाद कैसी जाएंगी प्यारे बच्चों, बताएंगे फटाफट से, खाली नहीं बैठेंगे, ये फोकस की तरफ, और फोकस से रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, ऐसा, तो ये वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना। और ऐसा प्यारे बच्चों कौन से ऑप्शन में गिवन है, आइए देखते हैं, ऐसा गिवन है ऑप्शन 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फर्स्ट मिनिमम ऑफ रेड कोइंसाइड विद फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ लैम्डा डैश इन डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बेटा जो डिफ्रैक्शन होता है, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, याद आया ना। तो बेटा इसमें बेटा कंडीशन क्या आती है, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमा जो आता है वो आता है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा पे। अगर ये स्लिट है तो किस थीटा पे बेटा मिनिमा आएगा, तो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ज्यादातर तो sin थीटा को थीटा ही कहना होता है, और मैक्सिमा nth कहां पे आता है, a sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा पे। ये मैक्सिमा के लिए होती है कंडीशन, और ये मिनिमा के लिए होती है कंडीशन। मोस्ट लाइकली बस मैं आपको इतना कह सकता हूं 90% क्वेश्चंस तो डिफ्रैक्शन के इसी से बन जाते हैं, है ना। अब बेटा फर्स्ट मिनिमा रेड का, जिसकी वेवलेंथ की वन है 660 मिनिमा, तो 660 नैनोमीटर में ले लेता हूं, साइन थीटा, है ना। ओ आई एम सॉरी, ये तो a साइन थीटा लिखना था ना, a साइन थीटा लिखना था, a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 1 लैम्डा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात करें, फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड, फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड दैट इज 1 लैम्डा विच इज 660 इज इक्वल टू सेम थीटा पे ही दूसरे का फर्स्ट मैक्सिमा है, लैम्डा डैश वाले का, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या होता है, a sin थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा फॉर nth मैक्सिमा, तो 3/2 लैम्डा डैश। बस आपको लैम्डा डैश निकालना है, क्या आ जाएगा 220 इंटू 2 440 नैनोमीटर, तो लैम्डा डैश प्यारे बच्चों क्या आ गया 440 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा 4400, विच इज इन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 30, एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री है। बेटा एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, जिसपे रेयरर मीडियम ये है, ये डेंसर मीडियम है, जिस एंगल पे रे आए, एंगल ऑफ पोलराइजेशन की ये वाली क्या हो जाए बेटा, पोलराइज हो जाए, ये वाला पार्ट अंदर चला जाता है, ये वाला पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाली जो होती है ये पार्शियली पोलराइज होती है, कंप्लीटली पोलराइज होती है, ये 90 होता है एंगल। और यहां से बेटा कंडीशन क्या आती है, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू कॉस आई, क्योंकि ये आई तो ये भी आई, और ये 90 माइनस आई, तो 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई, स्नेल्स लॉ लगा के डिराइव करते हैं tan आई इक्वल टू म्यू। अब और ये जो म्यू होता है, ये होता क्या, म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर, रेयरर से आती है तब बेटा ऐसा होता है। तो बेटा म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर विच इज √3 जो क्वेश्चन में गिवन है, यहां से आईपी आ गया, अच्छा ये गिवन था, सॉरी, tan आईपी √3, अच्छा आईपी 60 है तो tan आईपी √3 हो गया, और यही म्यू होता है ना, तो म्यू आ गया √3। अब कह रहे हैं बताइए वेलोसिटी कितनी होगी इस मीडियम में, ईएम वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होती है c/म्यू। वेलोसिटी प्यारे बच्चों क्या होती है, c/म्यू। मैं फिर से बता दे रहा हूं, tan आईपी इक्वल टू म्यू यूज किया, वहां से म्यू निकाला, c/म्यू होती है वेलोसिटी, है ना। म्यू √3 आ गया, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन √3 का जाएगा √3 इंटू 10 की पावर 8, विच इज एन ऑप्शन 3, विच इज एन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल चार्ज फ्लोन होता है I dt का इंटीग्रल, I dt
इंटीग्रल। और बेटा आई डी टी का जो इंटीग्रल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, आई डी टी का इंटीग्रल हो क्या, आई डी टी, ग्राफ के नीचे का एरिया, और ये टोटल एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू 10 दैट इज 10 आ जाएगा ये चार्ज फ्लो अपॉन टाइम 2। तो बेटा करंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 एम्पियर, एवरेज करंट आ गया 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहे हैं प्यारे बच्चों एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है, VL VC बराबर होते हैं, दैट इज V2 इक्वल टू V3, दैट इज V2 इक्वल टू V3। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं, I फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर बनाते थे IR, IXL, IXC, और XL XC बराबर होते, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है ना। और अगर कोई कह देता कि यहां पर ये वोल्टमीटर एक लगा हुआ है जिसका नाम कुछ एक दे देते, मान लो ये V3 लगा हुआ अकेला LC के क्रॉस, तो ये क्या रीड करता, VL माइनस VC रीड करता, और बेटा ये क्या बताता, 0। LC के क्रॉस टोटल क्या आती है, 0 आती है, L और C कैंसिल हो जाते हैं, L और C बेटा वोल्टेज जो होती है इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है और 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, अपोजिट होती है, तो बेटा क्या मिल जाएगा, 0। तो V3 की रीडिंग क्या आएगी, अगर ऐसे पूछते तो 0 आएगी, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं था, क्वेश्चन था एक V2 है और एक V3 है, L और C के क्रॉस जो रीडिंग आएगी बेटा RMS वोल्टेज तो सेम ही आएगी, है ना, RMS वोल्टेज तो सेम आएगी, है ना, पीक वोल्टेज भी बराबर होती है, I0 XL I0 XC, तो अपॉन √2 करेंगे तो भी क्या आएगी, बराबर आएगी। और ये जो हमारे जितने भी AC एमीटर्स वोल्टमीटर्स होते हैं क्या मेजर करते हैं, RMS वैल्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये डराने के लिए बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, सस्ता सा फ्री का क्वेश्चन है आपके पास ये, है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है लेमडा वेवलेंथ यूज करी, लेमडा वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो 10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल, 3 लेमडा के लिए 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कह रहे हैं बताइए कौन सी लेमडा से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब देखो बेटा, अगर जिस 7 लेमडा से निकलेंगे तो 5 लेमडा से तो जरूर निकलेंगे, 9 से निकलेंगे तो उससे कम वेवलेंथ वाले hc बाय लेमडा एनर्जी और बढ़ गई तो पक्का निकलेंगे। तो बेटा जितनी मतलब अगर एक ही से निकलने वाले, वन ऑप्शन करेक्ट है तो वो 5 लेमडा हुआ, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 लेमडा। मेरे को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही वेवलेंथ से निकल रहे हैं तो बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ही निकाल पाएगी। अगर मान लो मेरे सामने मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से एक ही नीट क्वालिफाई कर रहा है, लेट से, है ना, वैसे तो पांचों ही करेंगे, है ना, तो बेटा वो एक कौन सा होगा जो सबसे होशियार होगा, और एक ही अगर नहीं कर रहा होगा तो कौन सा होगा जो सबसे कमजोर होगा, है ना। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये अगर एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है तो वो कौन सा होगा, सबसे कम वाला। और अगर आपको लगे नहीं हमको पूरा सॉल्व करना है तो hc बाय लेमडा माइनस 5, अगर ये जूल्स में है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो E से मल्टीप्लाई करेंगे जूल्स में आ जाएगा। ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको EVS के बराबर करते हैं, तो यहां से निकल के आता है hc बाय लेमडा माइनस 5 इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये वोल्टेज में, है ना। तो hc बाय लेमडा जब लेमडा थी तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल था 10, hc बाय लेमडा माइनस सॉरी अब जब 3 लेमडा हो गई तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आ रहा है 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, तो 5 hc बाय लेमडा माइनस hc बाय लेमडा क्या आ जाएगा, 2 hc बाय 5 hc बाय 3 लेमडा माइनस hc बाय लेमडा, 2 बाय 3 hc बाय लेमडा माइनस 4 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 5 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 निकल के आ रहा है hc बाय 6 लेमडा, और 5 होता है hc बाय लेमडा नॉट के बराबर करिए तो यहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ रही है 6 लेमडा। इससे कम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे, इससे कम एक ही है, इससे कम एक ही है। प्यारे बच्चों यहां पर हमको कहा है कि एक h हाइट का लैंप पोस्ट है, ये h हाइट का बेटा आपके सामने लैंप पोस्ट है, कैपिटल H हाइट का ये नीला लैंप पोस्ट है, यहां से रोशनी आ रही है, ये एक इंसान है जो दौड़ रहा है, और जो टिप ऑफ शेड होगी इसकी वेलोसिटी के बारे में चर्चा करनी है ना। 4 ऑप्शन गिवन है, पूछा है कौन सा सही है। बेटा एक तो तरीका है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं और एक है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो बच्चों मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 मेथड है, कितने मेथड है बेटा, 2। बेटा क्या क्या मेथड है, पहली बात ये इंसान चल रहा है, आपको टिप ऑफ शेडो की रफ्तार के बारे में चर्चा करनी है, समझने की कोशिश करें। बेटा सोच के देखो, आदमी जब यहां पे होगा, जस्ट ये वाला आदमी जब यहां पे होगा, तो बेटा मेरे को बताइए शेडो की हाइट की, शेडो ये वाली एस कहां पे होगी,
जस्ट नीचे की होगी 0। जैसे अगर 12 बज रहे हो दोपहर में, सन ओवरहेड होता है तो शेडो की हाइट क्या होगी 0, शेडो की लेंथ क्या होगी 0, सॉरी शेडो की लेंथ क्या होगी 0। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, अगर ये इंसान यहां होता तो शेडो 0 होती है ना, और जब ये यहां से यहां गया तो शेडो का टिप था वो यहां से यहां पहुंच गया। पर सोचो अगर हाइट अगर आदमी की 0 होती, बेटा अगर आदमी की हाइट 0 हो बच्चों, आदमी की हाइट अगर 0 हो तो बेटा जहां आदमी है वहीं पे ही शेडो होगी, उसी जगह पे ही शेडो होगी। अगर आदमी की हाइट 0 होती तो शेडो यहां से यहां जाती, आदमी लंबा है इसलिए शेडो यहां से यहां गई है। तो जितनी आदमी की हाइट ज्यादा होगी उतनी शेडो की रफ्तार ज्यादा होगी, जितनी आदमी की हाइट ज्यादा होगी उतनी शेडो की रफ्तार ज्यादा होगी। तो बच्चों ऑप्शन क्या क्या गिवन थे हमारे को, बेटा ऑप्शन मेरे सामने ये थे। बेटा ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल बकवास है। क्यों? ऊपर क्या है, हाइट माइनस हाइट लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, 1 अपॉन वेलोसिटी वाले ऑप्शन। कौन से ऑप्शन है? 1 अपॉन वेलोसिटी वाले। ये तो सही हो ही नहीं सकते। बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे को कोई कहेगा कि मेरे को 2 मीटर प्लस 3 सेकंड जोड़ के बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, भाई नहीं जोड़ सकते। अरे भाई कोई कहेगा 2 हाथी प्लस 3 हाथी 5 हाथी, पर कोई कहेगा 2 हाथी प्लस 3 गधे जोड़ो, है ना, जोड़ पाओगे क्या आप लोग? बताओ बताओ, कोई नहीं जोड़ पाएगा, है ना। हालांकि मैं जोड़ लेता हूं 5 जानवर, है ना, पर जस्ट ये मजाक की बात है बेटा, 2 मीटर प्लस 3 सेकंड नहीं जोड़ पाएंगे। सेम डायमेंशन की चीजें जुड़ती हैं बेटा। अगर मेरे को कोई कहेगा कि मेरे को लैंड चाहिए 5 किलोग्राम, तो बिल्कुल गलत बात है। लैंड जब भी बिकती तो एरिया होता है बेटा 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 फीट स्क्वायर। तो बेटा ये 1 अपॉन वेलोसिटी वाले ऑप्शन विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, है ना। अब ये वेलोसिटी वाले ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा बेटा? हाइट ज्यादा होगी अगर इंसान की, स्मॉल एच ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा। अब स्मॉल एच ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू घट रही है, तो ये नहीं हो सकता। स्मॉल एच बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर, क्योंकि डिफरेंस में ये घटेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेटा एज एच इंक्रीजेस velocity of shadow will increase in this case, therefore option 1 will be correct. But if you want to solve it completely, तो बेटा कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो आपके सामने ये तरीका होगा। कैसे करेंगे बेटा? देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, ये मैंने पूरा लिख रखा है, ट्राइंगल LTP is similar to LSM। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर होगा, ठीक है बेटा। तो x अपॉन, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो क्या है, x अपॉन L इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल, बट दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। x अपॉन L इक्वल टू H माइनस H अपॉन कैपिटल H। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको L की वैल्यू मिल गई x की टर्म्स में। अब dl by dt विल बी द आंसर। dl by dt विल बी टिप ऑफ शैडो की रफ्तार। dl by dt विल बी टिप ऑफ शैडो की रफ्तार। और dl by dt क्या बन जाएगा बेटा? dl by dt करूंगा तो h अपॉन h माइनस h dx by dt, dx by dt क्या आ जाएगा u। पर मैं आपको बेटा सिंपल कहना चाह रहा था, अगर मेडिकल का पेपर है डेफिनेट है कि वो आपसे इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट करेगा। वहां पर आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए, अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 0 है तो बेटा जहां पर इंसान होगा वहीं पे उसकी शेडो होगी। जितनी तेज इंसान चलेगा उतनी तेज शेडो की टिप चलेगी, है ना। और अगर हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट 0 होती तो शेडो यहीं तक पहुंचती, यहां से यहां आने में, पर अगर हाइट है तो शेडो यहां पहुंच गई। इसका मतलब जितनी हाइट ज्यादा हो गया, सोचो अगर यहां तक होती तो लाइट यहां से यहां जाती, शेडो और दूर चली जाती, शेडो और दूर चली जाती। यहां तक होता तो शेडो यहां तक जाती। इसका मतलब जितनी हाइट ज्यादा उतनी शेडो तेज भागेगी। हाइट ज्यादा पे बढ़ रही है किसमें? जितना h बढ़ेगा, h माइनस h, डिफरेंस घटेगा, डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू बढ़ती है। कैसे? 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 0.1 10, 1 अपॉन 0.01 100। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव एक मीडियम में आ रही है 2 × 10 की पावर 8, एप्सिलॉन आर मेरे को गिवन है 1 है उस मीडियम का, एप्सिलॉन आर गिवन है। मेरे से प्यारे बच्चों म्यू आर पूछा गया है, वेलोसिटी आ रही है 2 × 10 की पावर 8। वेलोसिटी क्या आ रही है प्यारे बच्चों? 2 × 10 की पावर 8। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं बेटा, जो सी होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वी होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, और म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये बन जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आई एम सॉरी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है।
और C बाय V प्यारे बच्चों होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्या निकल के आ जाएगा, C बाय V वो आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, जो कि बड़े आराम से दिख रहा है कि C अगर V 2 इंटू 10 की पावर 8 है तो म्यू क्या होगा बेटा 3/2। कैसे पता लगा, C बाय बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3/2 करूंगा, 3 कटेगा तभी 2 ऊपर जाएगा, है ना, नहीं तो आप 2 इंटू 10 की पावर 8 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय म्यू, तो यहां से आपको दिख जाएगा म्यू आ गया 3/2। म्यू 3/2 है, म्यू आर बेटा क्वेश्चन में मेरे को 1 गिवन है, अब मेरे को 3/2 चाहिए म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को चाहिए 3/2, तो बेटा ये कब हो पाएगा, एप्सिलॉन आर क्या होना चाहिए बेटा 9/4, तभी उसका अंडर रूट 3/2 आएगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई 9/4। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, नहीं तो इसको 3/2 लिखिए, म्यू आर नहीं भी 1 गिवन हो बेटा तो भी क्वेश्चन में ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए आपको 1 यूज करना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा निकालनी है 3, ओ सॉरी ये म्यू तो 3/2 था, तो 9/4 आएगा, दैट इज 2.25, दैट इज 2.25, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 मेरे को कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है विद फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है विद फ्रीक्वेंसी, है ना, 4 इंटू 10 की पावर 5 के बाद कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है रोकने के लिए, उससे पहले तो लगाना ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 की पावर 15 है। बेटा ये न्यू इंटू 10 की पावर 15 के साथ ग्राफ बनाया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 4 इंटू 10 की पावर 15 क्या हो गई बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पूछा क्या गया है मेरे से वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन किस यूनिट में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो h न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 6.626 मैं नहीं लिख रहा हूं, अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 15। आप देखिए ध्यान से सारी पावर्स कट जा रही, ठीक है, क्योंकि ये 10 की पावर 34 बनेगा, ये सब कट गया, 16 4 का 64 होता है, ये 4 पॉइंट ये बन जाएगा 125। कैसे, 16 का 2 बेटा क्या होता है 1/8, 1/8 मतलब 0.125 इंटू 4 करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा 16.5। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल था ये कैलकुलेशन, कभी कभी हालांकि आप देख के घबराते जरूर है लेकिन कैलकुलेशन कुछ थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया v पोटेंशियल से, है ना, v पोटेंशियल डिफरेंस से जब भगाया तो उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने पाई, उसकी निकल के आई लैम्डा, कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है लैम्डा। प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से भगाएंगे तो लैम्डा डैश आ रही, कह रहे बताओ लैम्डा डैश क्या होगा लैम्डा की टर्म्स में, ईवी हो गई बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना, और लैम्डा बेटा क्या होता है, लैम्डा होता है h अपॉन mv, और mv होता है अंडर रूट 2m k, k क्या होगा बेटा ईवी। प्रोटॉन पे भी वर्क तो वही होगा क्यू डेल्टा वी में, क्यू भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा आप ही को, क्यू डेल्टा वी, क्यू भी वही है, डेल्टा वी भी वही है, तो वर्क डन तो सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी तो सेम आएगी, बस मास में फर्क आ जाएगा, लैम्डा डैश जो निकल के आएगा वो आएगा h अपॉन अंडर रूट 2, प्रोटॉन का मास कैपिटल एम गिवन है क्वेश्चन में ईवी, तो इसको मैं कह सकता हूं लैम्डा इंटू अंडर रूट स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। कैसे, इसको अंडर रूट स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करूंगा गायब हो जाएगा, अंडर रूट कैपिटल एम नीचे लगाना है तो अंडर रूट कैपिटल एम से डिवाइड कर दूंगा, विच इज इन ऑप्शन 2। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, तो बेटा इसमें क्या यूज किया, एक तो mv होता है अंडर रूट 2m के, लैम्डा होता है h बाय mv, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी बेटा q डेल्टा v, ev आएगी, दोनों केस में दोनों में चार्ज e ही है बेटा, खाली इसमें अंडर रूट m था नीचे, इसमें अंडर रूट कैपिटल m है, तो अंडर रूट स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट कैपिटल M से डिवाइड करेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें आपको कह रखा है R0 जो है वो 1.2 फेम्टोमीटर, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, अगर नहीं भी गिवन हो तो भी आपको 1.2 फेम्टोमीटर लेना होता है। अब प्यारे बच्चों यहां से पहले तो आप ए निकालिए, चार्ज गिवन है, चार्ज को Ne के बराबर करेंगे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस गिवन है उसको Ne के बराबर करेंगे, यहां से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग जाएंगे, n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ये कटेगा 100 आएगा, पॉइंट हट गया, यहाँ पे 100 आएगा करेक्ट, ये पॉइंट हट गया, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, है ना, अच्छा ये पॉइंट 10 से और मल्टीप्लाई करें 1280, 16 8 जा
80 आ गया, n आ गया 80। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 80, सॉरी प्रोटॉन्स जो है बेटा प्यारे बच्चों वो 80 है। r 7.2 फेमटोमीटर है बराबर r नॉट 1.2 a की पावर 1/3। तो यहां से ये 12 6 72 6 का क्यूब हो जाएगा, a आ जाएगा 216। a क्या आ गया प्यारे बच्चों 216। इसीलिए r नॉट क्वेश्चन में दे रखा था ताकि आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाए आराम से। 216 है, ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं प्यारे बच्चों 80 है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकल गए 216 माइनस 80 करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 136, विच इज इन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहे हैं बेटा, 3 न्यूक्लियस बी के फ्यूज होके बना रहे एक न्यूक्लियस ए का। 3b फ्यूज टू गिव a प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में क्या रिलेशन आएगा बेटा, जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इस तरफ होंगे लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे राइट हैंड साइड पे। तो जब b को तोड़ेंगे तो बेटा 3b एनर्जी लगाई, और जब b से a बनेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से a बनेगा तो a एनर्जी निकलेगी। कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी b की ev है, तो 3ev मैंने लगाई और a रिलीज हुई। तो नेट में लगाई कितनी, अच्छा नेट में रिलीज हो रही है, इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं एंड क्यू एनर्जी इज रिलीज्ड, बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, आई एम सॉरी। इसका मतलब जो लगाई जा रही है वो 3ev है, ये तोड़ने में लगाई गई, और जो रिलीज होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी Ea। तो Ea रिलीज हुई और 3ev लगाई, तो नेट में मिली कितनी, नेट में मिली कितनी Ea माइनस 3ev, ये हो जाएगा Q, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें गिवन है हाफ लाइफ है y और x रेट से हम न्यूक्लियस को लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे बेटा, अगर पानी लगातार एक बकेट में आ रहा है, नीचे छेद है वहां से निकल रहा है, स्टेडी हाइट कब आएगी बेटा, जितना पानी आएगा उतना निकल जाएगा। इनिशियली आएगा ज्यादा, निकलेगा कम, लेवल कम होगा, हल्के हल्के क्या होगा, एक टाइम आएगा जितना पानी आएगा उतना निकल जाएगा, पानी और बढ़ नहीं पाएगा, पानी और बढ़ नहीं पाएगा, है ना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर भी बेटा वही है, एक्स रेट से हम डाल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वाई हाफ लाइफ है, ln2 बाय हाफ लाइफ होता है लैम्डा। तो अगर एक्स रेट से जितने रेट से आ रहे हैं, जब फूटने का रेट भी लैम्डा n जब x के बराबर हो जाएगा, आने के रेट के बराबर, तो ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ेंगे ना घटेंगे, वही स्टडी कंडीशन पूछे कितने हो जाएंगे। लैम्डा क्या है प्यारे बच्चों, ln2 बाय टी हाफ, ln2 बाय वाई, ln2 बाय वाई, ये हो गया लैम्डा n, ये फूटने का रेट है, और यही जब बनने के रेट के बराबर हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, और नहीं बढ़ेंगे, यहां से n क्या आ जाएगा, xy अपॉन ln2, xy अपॉन ln2। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा कह रहे हैं इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। प्यारे बच्चों यहां पर बस आपको ये देखना है बेटा, P जो है ये होल्स को इधर को पुश करेगा, और ये N, ये जो नेगेटिव वाला है टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बताना है बेटा, वो तो ऐसे ही होगा, बहुत सिंपल है ना बेटा। P पॉजिटिव जो है वो आप कह सकते हैं होल्स को इधर पुश करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो होल्स तो इधर ही जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन तो बेटा इधर ही आएंगे क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल था, पता नहीं पूछा ही क्यों है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बेटा। हालांकि लास्ट ईयर पेपर में तो ये भी आया था, विबग्योर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, सबको मालूम होता है। अगला 42, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में आइडियली आपको क्या माना होता है, जीरो रेजिस्टेंस, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई इसकी, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा इसमें क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वाली पाथ है। तो 1 और 1 का क्या हो जाएगा, हाफ, ये भी बेटा ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो 1 और 1 का क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ और 2 क्या हो जाएगा बेटा, हाफ और 2 क्या हो जाएगा 2.5 किलो ओम, 2.5 किलो ओम, दैट इज 2500। पूछ रहे करंट बताना है, यहाँ पे बैटरी से करंट क्या आएगा, इससे सिंपल क्वेश्चन कहां से मिलेगा, 5/2500। अच्छा इन्होंने मिली एम्पियर में सारे ऑप्शन दिए, तो इसको 1000 यहां से निकाल लीजिए पहले और मिली एम्पियर कर दीजिए, दैट इज 2 मिली एम्पियर। 5/2.5 ही आंसर है, बिल्कुल सही, इसी फॉर्म में दे रखा है,
बहुत ही सिंपल था बेटा, मतलब जो फॉरवर्ड बायस थिंग था उसको हटा दिया, 1 1 का हाफ हो गया, हाफ और 2 का क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2.5, बहुत ही सिंपल 5/2.5 ये करंट हो जाएगा मिली एम्पियर में, क्योंकि किलो ओम है, जब किलो नीचे आएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा मिली, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों मिली, है ना। अगला क्वेश्चन 43rd, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये 8 वोल्ट का जीनर डायोड है, रिवर्स बायस में है। अब देखो बेटा, पहले तो आपको ये देखना होता है कि क्या ये ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच रहा है, अगर ये नहीं होता तो बेटा 12 वोल्ट इसके क्रॉस आती, 12 वोल्ट इसके क्रॉस। वैसे तो ये तीनों बस अर्थिंग करके दे रखे थे, अर्थिंग तो एक ही पॉइंट पे जाके घर की होती है ना, तो बेटा ये अर्थिंग कर रखे, तीनों के तीनों बराबर पोटेंशियल पे है, वायर से लगा दिया, है ना। ये बेटा बड़ा सिंपल है, ये आपको मालूम होना चाहिए, अर्थिंग का मतलब सारी की सारी वायर इकट्ठे करके ग्राउंडेड कर रखे। अब 12 वोल्ट इसके क्रॉस आता है, 12 वोल्ट इसके क्रॉस, पर 12 वोल्ट तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, 8 वोल्ट ही रह जाएगा, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा 8/2, दैट इज 4 मिली एम्पियर। किलो नीचे आएगा तो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसके क्रॉस 8 वोल्ट हो गई तो इसके क्रॉस 16/2, 16/2 8 मिली एम्पियर। बेटा कैसे कह रहा हूं, ये 8 इसके क्रॉस, टोटल 24 वोल्ट का ड्रॉप आना है, 8 इसमें आएगा तो 16 इसमें आएगा, 16/2 8 मिली एम्पियर, 8/2 4 मिली एम्पियर, 4 इसमें आएगा तो 4 इधर से भी करंट आएगा। बस यही पूछा है, मिली एम्पियर में करंट बताइए जीनर डायोड से, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 4 मिली एम्पियर, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 मेरे को कह रहा है 14 कार्बन से 12 कार्बन का जो रेशियो है ना, 14 कार्बन से 12 कार्बन का जो रेशियो है वो जिंदा प्लांट के कंपैरिजन में 1/16 आ रहा है, एक फॉसिल बोन में, सॉरी एक बोन में, जिंदा बोन के कंपैरिजन में 1/16 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जो रेडियोएक्टिव है बेटा वो 1/16 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 1/16 टाइम्स, है ना। बेटा कह रहे हैं जिंदा बोन के कंपैरिजन में 1/16 टाइम्स हो गया है, तो अगर वो 1/16 टाइम्स हो चुका है, इसका मतलब क्या हो बेटा, जिंदा बोन में एक सैचुरेशन वैल्यू होती है, क्योंकि हम लगातार सांस ले रहे हैं, है ना, तो हम कार्बन 14 भी लेते हैं, कार्बन 12 भी, तो कार्बन 14 की परसेंटेज एक फिक्स रहती है। अब कह रहे जिंदा बोन के कंपैरिजन में 1/16 टाइम्स हो गया, क्योंकि अब सांस तो कोई ले नहीं रहा, मर गया ना इंसान, तो 1/16 का मतलब क्या हो गया 1/2 की पावर 4 टाइम्स, आधे के आधे के आधे का आधा, 4 हाफ लाइफ हो गई। तो कह रहे बताओ ये कितनी, मतलब ये बोन कितनी पुरानी है, एज ऑफ द फॉसिल बोन, तो क्या आएगी बेटा 4 हाफ लाइफ, 5730 इज दी हाफ लाइफ, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा 20,000 से पार जाके ही आएगा, है ना। अब 45,000 तो आएगा नहीं, 5730 इंटू 4, बेटा कह रहे हैं 1/2 की पावर 4 टाइम्स रह गया खाली कार्बन 14, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ हो गई, कितनी हाफ लाइफ हो गई 4 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ में आधा, 2 हाफ लाइफ में आधे का आधा, 3 हाफ लाइफ में आधे के आधे का आधा, दैट इज 1/8, 4 हाफ लाइफ में आधे के आधे के आधे का आधा, ठीक है। तो बेटा 4 हाफ लाइफ, है ना। इसके बाद बेटा मेरे को ना एक एक्स लॉजिक गेट गिवन है और एक वाई गिवन है, और एक्स और वाई को हमने सीरीज में लगा दिए, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, एक्स जो है उसमें दे रखा है, ट्रुथ टेबल दे रखा है 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना, जो कि आपके सामने आप देख भी सकते हैं, और खाली 1 1 1 मतलब एंड है, जब ये भी ऑन होगा एंड ये भी ऑन होगा तभी 1 मिलेगा, और वाई में दे रखा है 0 1 और 1 0, तो एंड और नॉट, है ना, क्योंकि 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे 0, तो क्या हो गया नॉट, और एंड और नॉट को जोड़ दो तो क्या बनता है प्यारे बच्चों नैंड गेट, क्या बनता है नैंड गेट। और इसी के साथ बेटा हम पेपर खत्म करते हैं, आप कोशिश करते रहेंगे बेटा, पढ़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ना आए तो दोबारा देखें। आप देखिए काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, नीट में भी ऐसा ही होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इस बार कोशिश करी गई थी कि पेपर को उसी स्टैंडर्ड पे रखा जाए जैसा नीट का स्टैंडर्ड होता है। कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट थे भी तो वो वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जो पहले पूछे भी जा चुके थे, है ना। तो बेटा आपको बस यही ध्यान देना है, देखो कोशिश हमने ये करी कि पेपर को उसी लेवल पे लेके आए जो लेवल होना चाहिए, है ना, नहीं तो इन जनरल नीट का पेपर उस स्टैंडर्ड पे आपको नहीं सेट हुआ मिलता है। तो हमने आपको नीट के स्टैंडर्ड पे सेट करके दिया, इस पेपर में परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले पेपर के लिए तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाइए। आपका पेपर अगर सही सेट किया जा रहा है तो आप अब ये समझिए नीट स्टैंडर्ड है, तो नीट स्टैंडर्ड के लिए एक तो मोटिवेशन हाई रखिए, आगे से पेपर आपके नीट स्टैंडर्ड के ही होंगे। तो अगर आपने पहले के एफएसटीज के सारे सॉल्यूशन देख रखे हैं, आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है, यही नहीं नीट में भी
ये खाली आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ही नहीं हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, लेकिन यही बेटा आप नीट का पेपर देखेंगे तो पूरा पेपर ही रिपीट है। आप 10 साल के पेपर्स कर लीजिए, आपको बेटा 2020 का जो पेपर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा। साथ में मेंस के पेपर कर लीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल पेपर आने वाला है। आप बस मेहनत करें, पूरी फुल मेहनत करें, है ना बेटा। आपसे ही कहना बेटा, चार्ज अप हो जाइए। अगर आप शाम को मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, आज रात को सोइए नहीं, पूरा रात पढ़ डालिए बिल्कुल मेहनत से, है ना, और कामयाब हो जाइए बेटा। आपके माँ बाप भी बहुत बढ़िया रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और बेटा मजा बहुत आएगा। बस कोशिश यही कर रहे हैं, ये सोल्यूशन बनाने के पीछे मेरा टारगेट यही था कि काश थोड़ा सा हम कनेक्टेड वापस से रहें। आप लोग बेटा मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें बेटा, खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, और कीप वर्किंग हार्ड। ऑल दी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट FST, और पूरा का पूरा हफ्ता अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।